गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राघव वशिष्ठ आप सबका लो जंक्शन की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर आपने पढ़ा कि प्रजम्पशन क्या होती है, कितने प्रकार की प्रजम्पशन होती है। तो गाइज आज जो है अपन शेल प्रजम्पशन जो है उस टॉपिक को पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप जो है नोटबुक जो है अपनी पास में लेके बैठो, ताकि जितने भी कोई क्वेश्चंस इस एरिया से आए वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आप उन जो क्वेश्चंस जो आए उनको आप नोट डाउन कर सको। ठीक है गाइज। तो ये जो सेल की जो प्रजम्पशन है ये इसका नेचर क्या होता है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो है इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इस प्रजम्पशन के अंदर जो है कोर्ट के पास उस फैक्ट को मानने का ओब्लिगेशन होता है, और मे के अंदर जो है वो उसके अंदर ओब्लिगेशन नहीं होता है। ठीक है, इसकी जो प्रजम्पशन होगी वो कोर्ट मानेगा। अगर उसको रिबट करना है तो आपको काउंटर के अंदर कोई एविडेंस कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। अब मैं आपको इसके जो प्रोविजंस हैं एविडेंस एक्ट के अंदर वो कौन कौन से हैं गाइज, वो प्रोविजंस हैं 79 से 85, और एक प्रोविजन है 89 का जो मैंने यहाँ पे मेंशन करना मैं भूल गया। और जो बाकी जो हैं वो ये 113 बी और 114 ए जो हैं वो शेल प्रजम्पशन के जो प्रोविजंस जो हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर पाए जाते हैं। ये डोवरी डेथ की प्रजम्पशन है, और ये जो है रेप के केस के अंदर जो एब्सेंस ऑफ कंसेंट का जो प्रजम्पशन है की जो बात है वो 114 ए के अंदर बताई हुई है। और गाइज ये जो 79 से 90 तक की जो प्रजम्पशन है जिसके अंदर मे प्रज्यूम भी होता है और शेल प्रज्यूम भी होता है, गाइज ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है प्रजम्पशंस लगती हैं कि कोर्ट के अंदर जो है किन जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको कैसे कोर्ट प्रज्यूम करेगी, चाहे वो रिकॉर्ड हो, चाहे मैप हो, चाहे XYZ को सर्टिफाइड कॉपी भी हो। तो ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रजम्पशंस जो हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर वो 79 से 90 जो सेक्शन है वहां तक पाई जाती है। ठीक है गाइज। अब आपको एक में जैसे ये जो शेल प्रजम्पशन के जो सेक्शन है वो है 79 से 85, बीच के अंदर ये 85 के बाद में भी तीन सेक्शन और हैं जहां पे शेल की प्रजम्पशन लगती है, जैसे 85A, 85B और 85C। तो मैंने जो है आपको एक फॉर्मूला में बताता हूं जिससे कि आपको तुरंत जो है ये सारे सेक्शंस जो हैं इनके ऑर्डर वाइज जो है आपको पता याद हो जाएंगे गाइस। ठीक है, अब ये फॉर्मूला मेरा है। मेरा ये फॉर्मूला बताने का मतलब ये है कि आप भी अपने जो सेक्शंस हैं उनको इसी प्रकार से याद कर सकते हो, और ये जो इस तरीके के जो मेथड्स हैं गाइस वो आपको अपनी स्टडी के अंदर ये जोड़ने पड़ेंगे। आपकी प्रिपरेशन के अंदर इन सब ऐसी चीजें भी जो है आपको बहुत प्रॉफिट देगी, क्योंकि वहां पे एग्जाम के अंदर इतने सारे सेक्शंस जो है आपको याद करने पड़ेंगे, याद रहने रहने चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर 2 से 3 जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि भाई बताओ कि ये जो सेक्शन का नंबर क्या है या इस नंबर के सेक्शन का जो है टाइटल क्या है। ठीक है गाइज, अब मैं आपको मेरा फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर आपको ये सही लगे तो आप ये अपनाइए, नहीं तो इसी प्रकार का कोई आप दूसरा कोई फॉर्मूला है वो भी आप बना सकते हैं। ठीक है गाइज। तो मैंने जैसे 79 है ये सर्टिफिकेट जो सर्टिफाइड कॉपीज है उनके बारे में प्रजम्पशन है। 80 जो है जो कोर्ट के अंदर जो रिकॉर्ड दिए जाते हैं उनके बारे में प्रजम्पशन है। जी है ये जो गवर्नमेंट के जो गजेट जो आते हैं उनको उसका मैंने जी लिखा है। ई का जो है इलेक्ट्रॉनिक जो गजेट होते हैं उसका मैंने ई लिखा है। फिर जो प्रजम्पशन जो एडमिसिबल जो है इंग्लैंड के अंदर विदाउट प्रूफ होते हैं तो उसका मैंने जो है ये एडमिसिबल जो है उस वर्ड को मैंने उठाया है। ठीक है, और ये जो 83 की जो प्रजम्पशन है गाइज वो मैप से रिलेटेड है, और एल की जो 84 की जो प्रजम्पशन है गाइज वो लॉस एंड द रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजन है। फिर 85 की जो प्रजम्पशन है वो है आपकी अटॉर्नी पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में। तो गाइज मैंने ये जो वर्ड उठाए हैं ये वर्ड इस जो टाइटल है सेक्शन का उसके कोई इंपॉर्टेंट वर्ड
को मैंने पहले लिख लिया, जैसे 79 का सर्टिफाइड का सी लिख दिया, 80 का रिकॉर्ड का लिख दिया, जी का गजेट का जी लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक गजेट का ई लिख दिया, एडमिसिबल का ए लिख दिया, मैप का एम लिख दिया, और ये जो है लॉस का एल लिख दिया, और ए अटॉर्नी का ए लिख दिया। ठीक है गाइस, तो अब ये मैंने लिखा है CRGE आज MLA। ठीक है, AMLA। तो ये तो MLA कौन होता है गाइस, आप सबको पता है। इसको मैंने लिखा है आज, और ये CRG है। तो मैं जिस एरिया से आता हूं, और जब मैं इस प्रोविजंस को जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस को जब मैं पढ़ रहा था, उस समय मेरे एरिया के जो MP थे, सांसद महोदय थे, उनका नाम था CR चौधरी। तो मैंने इस कोर्ट के अंदर उनको MLA बना दिया। ठीक है गाइस, तो मैंने क्या फॉर्मूला बनाया, CRG, अपन किसी की रेस्पेक्ट के अंदर अपन बोलते हैं ना जी, तो उसके अंदर मैंने जी और ई को इंक्लूड कर दिया, और क्या बनाया गाइस, CRG। CR अलग है, जी एक है, और वो आज क्या है, वो आज MLA है। मैंने इस कोड के अंदर MP महोदय साहब को MLA बना दिया। तो CRG आज MLA है। तो आपको ये जो सेक्शन है, 6 सेक्शन है, ये आपको तुरंत याद हो जाएंगे गाइज। आपको अगर ये फॉर्मूला सही लगे तो आप ये अपनाइए, नहीं लगे तो आप अपने लेवल के ऊपर कोई दूसरा फॉर्मूला भी आप बना सकते हो। और इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है गाइस, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे जब आप एग्जाम के अंदर जाओगे। ठीक है गाइस, मैंने आपको एक पूरा ये जो सेक्शन है, इनको कैसे आप जल्दी से जल्दी याद कर सकते हो, वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। इसका क्या फॉर्मूला है गाइस, CRG आज MLA। ठीक है गाइस, अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन चलते हैं, इनको सेक्शन वाइज अपन इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 79 है गाइज, वो कहता है कि प्रेजम्पशन एज टू द जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। ठीक है गाइज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोर्ट के अंदर सर्टिफाइड कॉपीज आएगी, उनको जो है कोर्ट जेन्युइन मानेगा। ठीक है, आप जैसे जजमेंट जो होता है, आपका कोई केस का मुकदमा चल रहा है, तो आपको उसकी जो नकल लेनी पड़ती है, सर्टिफाइड कॉपी भी मिलती है और वहां पे आपको नकल भी मिलती है। लेकिन जो सर्टिफाइड कॉपी होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, आपको जो जजमेंट की कॉपी मिलेगी, जिसकी बेसिस पे आप ऊपर के कोर्ट में जाके अपील करोगे, तो वहां पे आपको गाइस जो है सर्टिफाइड कॉपी वहां पे फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो क्यों फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सेक्शन 79 है वो उसको जेन्युइन बताएगा। अब क्या क्या चीजें होगी गाइस, उसके अंदर क्या होगा कि जो जिस डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट को आप सर्टिफाइड करवा रहे हो, तो उसके अंदर उस डिपार्टमेंट की सील होगी, उस डिपार्टमेंट का जो अधिकारी होगा जो आपको कॉपी दे रहा है, उसके साइन होंगे, सिग्नेचर होंगे, उसका नाम लिखा जाएगा। और जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं कि ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र, आप जब गुजरात जुडिशियल सर्विसेज के इंटरव्यू देने जाओगे, तब आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर गाइस एक बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ता है। ठीक है, तो आप वहां या वो नगर पालिका से लोगे या कहीं से भी XYZ कहीं से भी आप वो सर्टिफाइड कॉपी आपको उसकी मिलेगी। ठीक है, तो ये बर्थ सर्टिफिकेट है जो मैंने इसके अंदर आपको दिखाना चाहता हूं कि ये देखिए यहाँ पे ये जो सील है उस डिपार्टमेंट की, जिस डिपार्टमेंट ने इसको इशू करा है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है। और इसका ये देखिए गाइज, यहाँ पे जिस ऑफिसर ने जो है इस सर्टिफाइड कॉपी को इशू करा है, उसके साइन भी हैं, उसकी सील भी है, और उस डिपार्टमेंट की जो है गाइज यहाँ पे सील भी है। ठीक है, और इसके अंदर ये भी प्रिज्यूम किया जाएगा कि जिस व्यक्ति ने आपको सर्टिफाइड कॉपी दी है, वो उसके पास अथॉरिटी भी है कि वो उसको कॉपी को दे सके। उसकी भी अथॉरिटी को इसके अंदर प्रिज्यूम किया जाएगा। ठीक है, तो सर्टिफाइड कॉपी का जो जो एविडेंस एक्ट के अंदर जो सेक्शन है, अब अपन उसको पूरा रीड करते हैं, ताकि जो मैंने अभी आपको ओरली बताया वो आपको समझ में आ जाए। तो सर्टिफाइड कॉपीज जो है, आपको पता होगा गाइस, सेकेंडरी एविडेंस जो है उसके अंदर सर्टिफाइड कॉपी जो है रिलेवेंट होती है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। ठीक है, तो अब आपको मैं इसके जो प्रोविजन है जो 79 का, वो मैं अब आपको पढ़ के सुनाता हूं, और आपको उसके अंदर जो भी वर्ड्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो पहला जो है वर्ड है, द कोर्ट शेल प्रेज्यूम टू बी जेन्युइन। तो मतलब हर उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट जो है जेन्युइन मानेगा, सही मानेगा। कौन सा, परपर्टिंग टू बी ए सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड कॉपी और अदर डॉक्यूमेंट। तो गाइस सर्टिफिकेट जो है, आप देखोगे
आप जब कॉलेज से पास आउट होते हो तब आपको जो डिग्री मिलती है तो उसके अंदर भी आपके कॉलेज की साइन सील होती है, तो वो आपका एक सर्टिफिकेट है। आप किसी स्पोर्ट्स के अंदर आप नेशनल लेवल पे खेल रहे हो, स्टेट लेवल पे खेल रहे हो, तब आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, अगर आप कोई जैसे फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी के अंदर आपको वो डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, तो वो अथॉरिटीज आपके उस डॉक्यूमेंट को क्यों सही मानेगी, क्योंकि उसके अंदर जिस गेम की जो अथॉरिटी है उसने आपको सर्टिफाइड किया है कि आपने नेशनल लेवल का गेम खेला है, आपने स्टेट लेवल के प्लेयर हो, या आपकी जो डिग्री है आपने लॉ की डिग्री आपने इस फला इंस्टीट्यूट से आपने पास करी है। ठीक है, तो वो हो गए सर्टिफिकेट। दूसरी हो गई गाइस सर्टिफाइड कॉपी, जो कि आपको कोर्ट के अंदर आपको पता होगा कि कोर्ट के अंदर जो है सर्टिफाइड कॉपी आपको अपील के अंदर लगानी पड़ती है। ठीक है, एक नकल होता है, एक तो डुप्लीकेट कॉपी मिलती है और एक होती है सर्टिफाइड कॉपी। तो सर्टिफाइड कॉपी का वेटेज ज्यादा होता है। ठीक है गाइस, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन मानेंगे इस सेक्शन के अंदर, वो होगा एक तो सर्टिफिकेट, दूसरा होगा सर्टिफाइड कॉपी है, और अदर डॉक्यूमेंट विच इज बाय लॉ डिक्लेयर टू बी एडमिसिबल एज एविडेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर फैक्ट। अगर किसी फैक्ट का जो कोई डॉक्यूमेंट है उसको कानून के अंदर जो है एडमिसिबल माना गया है, तो उसको भी जो है उसकी भी सर्टिफाइड कॉपी जो है वो आपके इस सेक्शन के अंदर उसकी कॉपी को क्या माना जाएगा गाइस, जेन्युइन माना जाएगा। ठीक है, और किसके द्वारा उसको सर्टिफाइड किया जाना चाहिए, वो सर्टिफाइड ऑफिसर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है, वो सर्टिफाइड करने वाला ऑफिसर जो है स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है। ठीक है गाइस, तो आपको यहां तक अभी तक क्या क्या पता चला है गाइस कि इसके अंदर सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड कॉपी और ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि कानून के अंदर जो है किसी फैक्ट के लिए एडमिसिबल है, ये तीनों चीजों के लिए प्रजम्पशन जो है 79 की क्या लगेगी गाइस, वो 79 की प्रजम्पशन लगेगी कि वो जेन्युइन है। ठीक है गाइस, और वो जो कॉपी है वो किन के द्वारा दी जाएगी, वो गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इम्प्लॉय जो हैं जिनको अपॉइंट किया गया है उनके द्वारा वो सर्टिफाइड कॉपी आपको दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, तो हो गया प्रोवाइडेड दैट, ये जो चीज है ये प्रोवाइजो है, इसको आप पढ़िए कि प्रोवाइडेड दैट सच डॉक्यूमेंट इज सब्सटेंशियली इन द फॉर्म and purports to be executed in the manner directed by law in that behalf। तो ये जो सर्टिफाइड कॉपी होगी ये उसी फॉर्म के अंदर होगी जिस फॉर्म के अंदर जो गाइज आपका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है उसी उसके अंदर, और जो सर्टिफाइड कॉपी के अंदर बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं होना चाहिए, ये उसकी कंडीशन है, तब उसको सर्टिफाइड कॉपी की आपको उसके अंदर ये प्रजम्पशन लगेगी। और पर्पट्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर डायरेक्टेड बाय लॉ इन दैट बिहाफ। आपको गाइस पता होगा कि जब अपन किसी मकान को खरीदते हैं, जमीन को खरीदते हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको पता है कि जो 2 विटनेसेस जो हैं उसके अंदर कंपलसरी होते हैं। तो अगर आपको उस रजिस्ट्रेशन की सर्टिफाइड कॉपी लेनी है, तो अगर उसका जो एग्जीक्यूशन ही उस तरीके से नहीं हो रखा है कि दो व्यक्ति जो हैं, 2 विटनेस उसके अंदर नहीं है, तो उस जो कॉपी को जो है सर्टिफाइड कॉपी नहीं माना जाएगा। उसको कब माना जाएगा, जब वो क्या होगा कि उस तरीके से उसको बनाया गया है, ड्राफ्ट किया गया है जो कि कानून कहता है, यानी कि पर्पस टू बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर डायरेक्टेड बाय लॉ इन दैट बिहाफ। ठीक है गाइस, जो कानून ने उसको बता रखा है कि आपका जो ड्राफ्ट है वो इस प्रकार से होना चाहिए, तो फिर वो ड्राफ्ट भी जो है उसी प्रकार से एग्जीक्यूट आपको करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, अब लास्ट के अंदर एक प्रजम्पशन और करती है इस सेक्शन के अंदर गाइस, कोर्ट जो है, कोर्ट शेल आल्सो प्रिज्यूम दैट एनी ऑफिसर बाय हुम एनी सच डॉक्यूमेंट पर्पट्स टू बी साइन, मतलब ऐसे किसी अफसर के द्वारा उस डॉक्यूमेंट पे साइन किया गया है जिसने इशू करी है उस सर्टिफाइड कॉपी को। मैंने आपको भी जो पिछले पहले बताया वो बर्थ सर्टिफिकेट था, उसके अंदर मैंने आपको साइन दिखाया था जिसने इशू करी, और जो है जो सील भी जो उस डिपार्टमेंट की है वो भी मैंने आपको बताया उसके अंदर। तो अब ये जो चीज है उस वो जो साइन और सील थे उनको डील कर रही है। तो आप इसको थोड़ा सा सुनिए गाइस कि द कोर्ट शेल आल्सो प्रिज्यूम दैट एनी ऑफिसर बाय हुम एनी सच डॉक्यूमेंट्स पर्पट्स टू बी साइन और सर्टिफाइड, यानी जिस व्यक्ति के द्वारा वो सर्टिफाइड कॉपी को साइन किया गया है या उसको सर्टिफाइड किया गया है, तो वो व्यक्ति जो है वो उसका जो कैरेक्टर है उसके पास वो उस कैरेक्टर को रखता है, जो व्यक्ति जिसने इशू करा है उसके पास वो अथॉरिटी है कि वो सर्टिफाइड कॉपी उस इशू कर सके। तो व्हेन ही साइन इट द ऑफिशियल कैरेक्टर विच ही क्लेम्स इन सच पेपर, उसके पास जो है वो
उसका जो ऑफिशियल कैरेक्टर जो है वो उसका इंडिकेट करता है कि उसके पास जो है वो ऑफिशियली जो है ऑथराइज्ड है, ये भी कोर्ट प्रिज्यूम करेगा। यानी कोर्ट गाइज इसके अंदर क्या क्या प्रिज्यूम करेगा, एक तो जो डॉक्यूमेंट है जो कि सर्टिफाइड कॉपी है उसको जेन्युइन मानेगा। और इसके अंदर तीन तरह के डॉक्यूमेंट हैं, एक तो हो गया गाइज आपके सर्टिफिकेट हो गया, एक सर्टिफाइड कॉपी हो गया, और एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि किसी फैक्ट के लिए जो है लॉ के अंदर एडमिसिबल है। तीन तरह के फैक्ट की अगर कोई कॉपी सर्टिफाइड कॉपी है तो उसको जेन्युइन मानेगा। और वो जो कॉपी है गाइज वो किन के द्वारा दी जाएगी, वो जो कॉपी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय जो हैं उनके द्वारा, अपॉइंटेड जो पर्सन है उनके द्वारा दी जाएगी। तो अब दूसरी प्रजम्पशन जो है कोर्ट इस सेक्शन के अंदर करेगा कि जिस व्यक्ति ने वो सर्टिफाइड कॉपी आपको इशू करी है तो उस व्यक्ति का कैरेक्टर भी वही है कि उसको अथॉरिटी है कि वो सर्टिफाइड कॉपी इशू कर सकता है। ठीक है गाइज, इसके अंदर दो प्रजम्पशन होती है, पहली तो होती है डॉक्यूमेंट को लेकर के, और जो दूसरी जो है वो होती है उस व्यक्ति को लेकर के जिस व्यक्ति ने आपको सर्टिफाइड कॉपी इशू करके दी है। ठीक है, दो तरह की प्रजम्पशन है इस सेक्शन के अंदर कोर्ट प्रज्यूम करता है। तीन डॉक्यूमेंट्स होते हैं और किन के द्वारा वो अपॉइंटेड ऑफिसर होने चाहिए, ये क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ठीक है गाइज, 79 को जो है मैंने आपको डिटेल में बताया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि सेक्शन 80, प्रजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस एज ए रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। तो गाइज आपको पता है ये जो एविडेंस जो है, जब कोर्ट के अंदर जो फाइल आप केस करते हो तो उसके ऊपर एक ऑर्डर शीट होती है, और उसके अंदर वो जो फाइल जो है उसके अंदर क्या होता है गाइज, जैसे मान लो सिविल सूट है या क्रिमिनल सूट है तो एफआईआर होगी काउंट, या सिविल सूट है तो उसके अंदर वो वाद होगा, प्लेंट होगा, और उसका रिटर्न स्टेटमेंट होगा, गवाहों के बयान होंगे, उनके क्रॉस एग्जामिनेशन के डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके अंदर आपने जो जो एविडेंस दिए हैं वो होंगे, जो आपके विटनेसेस जो थे उनके क्या स्टेटमेंट रहे हैं, या किसी कोई अक्यूज पर्सन है उसके क्या कन्फेशन रहे हैं। तो वो जो रिकॉर्ड्स हैं उनके अंदर क्या क्या जो चीजें हैं, उनके ऊपर क्या प्रजम्पशंस जो है उनके उनके ऊपर कोर्ट क्या प्रज्यूम करता है, वो इस सेक्शन 80 के अंदर बताया गया है। ठीक है गाइस, कि वो कोर्ट जो है उन स्टेटमेंट कन्फेशन के द्वारा क्या प्रिज्यूम करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल गाइस 164 का जो प्रोविजन है सीआरपीसी का, वो प्रोविजन कहता है कि जो कन्फेशन जो है उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है गाइस, उसका एक पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है कि मजिस्ट्रेट साहब को जो है अक्यूज पर्सन को, या जो कन्फेशन करने जा रहा है व्यक्ति, उसको बताना पड़ेगा कि आप है ना एकदम आप ये कंपेल्ड नहीं हो, आपकी मर्जी से आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसकी फ्री विल को वो देखेंगे। और उनको जो है गाइज वहां पे ये चीज रिकॉर्ड कर लिखनी पड़ती है और वो साइन करना पड़ता है कि ये जो अक्यूज पर्सन है इसको मैंने पूरे प्रोविजन समझाए हैं और ये अपनी मर्जी से जो है कन्फेशन का जो स्टेटमेंट है वो दे रहा है। ठीक है गाइज, अगर उस मेथड से अगर कन्फेशन को 164 के अंदर रिकॉर्ड करा है मजिस्ट्रेट साहब ने, तो वो कन्फेशन गाइज वो उसके अंदर प्रजम्पशन क्या होगी कि वो कन्फेशन का जो स्टेटमेंट है वो करेक्टली रिकॉर्ड किया गया है, वो उसके अंदर जो है वो एकदम एक्यूरेटली जो है उसको रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, उस कन्फेशन को फिर बाद में आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है गाइस, लेकिन वहीं जो है अगर मजिस्ट्रेट साहब ने ये जो प्रोविजंस उसको नहीं समझाए पर्सन को, और ये जो रिकॉर्ड पे जो लिखना पड़ता है वो उन्होंने नहीं लिखा है, तो गाइस वो जो कन्फेशन है वो उसके अंदर ये सेक्शन 80 कहता है इसकी प्रजम्पशन से वो जो कन्फेशन है वो एक्यूरेट और करेक्ट कन्फेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है गाइज, अगर कोई भी रिकॉर्ड है वो कानून की जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंगली उसको लिखा गया है, तो कोर्ट के अंदर वो रिकॉर्ड जो है उनके ऊपर एक्यूरेसी की जो है प्रजम्पशन सेक्शन 80 की लगती है। वहीं गाइज दूसरा एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको पता है कि 164 का जो प्रोविजन है वो कन्फेशन के लिए है, वहां पे मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है वो इंपावर है कि कन्फेशन वो रिकॉर्ड कर सकता है। अगर वही कन्फेशन जो है मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास ने अगर रिकॉर्ड किया है, तो जब पावर ही नहीं है मजिस्ट्रेट साहब को कन्फेशन रिकॉर्ड करने की, तो वो कन्फेशन जो है उसका कोई भी उसके ऊपर कानून प्रजम्पशन नहीं है, वो एक्यूरेसी की वो जो है प्रजम्पशन नहीं है, वो कन्फेशन जो है इनकरेक्ट कन्फेशन है। ठीक है गाइज, मैंने आपको एग्जांपल से बताया है कि कोर्ट जो है सेक्शन 80 के अंदर जो है
स्टेटमेंट जो होते हैं पार्टीज के, या जो कोई कन्फेशन हो गया या कोई एविडेंस का जो रिकॉर्ड हो गया, उनके ऊपर अगर वो करेक्टली रिकॉर्ड किए गए हैं तो उनके ऊपर प्रिजम्पशन सेक्शन 80 की लगती है कि वो करेक्टली रिकॉर्ड किए गए हैं। ठीक है गाइस, अब अपन आगे बढ़ते हैं इस सेक्शन को जो है, अब अपन इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सेक्शन क्या कहता है। Whenever any document is produced before any court purporting to be a record or memorandum of the evidence, यानी whenever any document, यानी कोई भी दस्तावेज जो है कोर्ट के सामने आता है और purporting to be a record of memorandum of evidence, यानी वो मेमो जो एविडेंस है, एविडेंस का जो मेमो होता है, आपने क्या क्या एविडेंस जो है कोर्ट के अंदर दिए हैं वो आपको एक मेमो के अंदर फाइल में लिखने होते हैं। तो वो जो मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस है वो, और एनी पार्ट ऑफ द एविडेंस, कोई भी आपके तथ्य का, आपके सबूत का कोई भी हिस्सा हो सकता है वो, और गिवन बाय ए विटनेस इन ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो गाइस जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है ये इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर डिफाइंड नहीं है। ये जो जुडिशियल प्रोसीडिंग की जो डेफिनेशन है आपको सेक्शन 2M क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है सीआरपीसी अपना, उसके अंदर ये आपको डेफिनेशन मिलेगी। वो कहती है कि एनी प्रोसीडिंग अंडर इन विच द स्टेटमेंट कैन बी टेकन ऑन ओथ, जो होता है वो सारी प्रोसीडिंग्स जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। तो यहाँ पे अगर आपको एक मैं और बताता हूं बात, कि अगर आपका जो स्टेटमेंट है पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जैसे रिकॉर्ड किया है, तो वो जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर जो है गाइस सेक्शन 80 की जो है प्रिजम्पशन जो है एक्यूरेसी की, वो नहीं लगेगी, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की जो प्रोसीडिंग्स होती है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग की प्रोसेस में की डेफिनेशन में नहीं आती। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग वही प्रोसीडिंग होगी जहां पे जो स्टेटमेंट है वो उनको ओथ के ऊपर जो है रिकॉर्ड किया जा सके, जिस व्यक्ति को के पास शपथ दिलाने की क्षमता है और रिकॉर्ड करने की पावर है, तो वो जो है प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाएगी। इसलिए जो पुलिस के पास, जो आईओ के पास आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं वो जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है गाइस, अब अपन आगे बढ़ते हैं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग और बिफोर एनी ऑफिसर ऑथराइज बाई लॉ टू टेक सच एविडेंस, या कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसको कानून के द्वारा जो है ये शक्ति प्रदान है कि वो एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है गाइस, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सीपीसी के अंदर जो है ये आप कमिश्नर जो अपॉइंट होते हैं, तो कमिश्नर भी जो है एविडेंस जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो वो व्यक्ति हो गया इंपावर्ड बाय लॉ है। एक तो वो व्यक्ति जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर है, जैसे कि मजिस्ट्रेट साहब है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब है वो, और दूसरे जो बाई लॉ जो इंपावर हैं जैसे कि कमिश्नर हो गया। कमिश्नर भी सीपीसी के अंदर आप जब अपन पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा कि कमिश्नर के पास भी जो है ओथ के ऊपर, या कमिश्नर साहब को भी पावर होती है कि वो स्टेटमेंट जो है विटनेसेस के वो रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। और टू बी स्टेटमेंट और कन्फेशन बाय एनी प्रिजनर, वो स्टेटमेंट भी हो सकता है और कन्फेशन भी हो सकता है, यानी बयान भी हो सकता है या वो कन्फेशन भी हो सकता है। बयान जो है, बयान और ये जो कन्फेशन और स्टेटमेंट जो है 164 के अंदर रिकॉर्ड करे जाते हैं, तो वहां पे स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होते हैं और वहां पे जो है कन्फेशनरी स्टेटमेंट जो है वो भी रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है गाइस, तो वो स्टेटमेंट भी हो सकता है यानी बयान भी हो सकता है, या वो कन्फेशन हो सकता है। ठीक है, बाय एनी प्रिजनर, कैदी के द्वारा या किसी अपराधी के द्वारा। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। टेकन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, यानी वो जो कानून का जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के हिसाब से वो स्टेटमेंट और कन्फेशन रिकॉर्ड होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले 164 का जो है वो पूरा सिस्टम समझाया था कि वहां पे मजिस्ट्रेट साहब को ये कंपलसरी है कि वो पहले अक्यूज्ड को पूरा बताएं उसके सेक्शन के प्रोविजंस, कि वो बाउंड नहीं है कन्फेशनरी स्टेटमेंट देने के लिए। ठीक है गाइज, और वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो कानून का जो प्रोसीजर बताया हुआ है उस प्रोसीजर से वो स्टेटमेंट और कन्फेशन है गाइज वो रिकॉर्ड होने चाहिए। ठीक है गाइज, अब अपन आगे बढ़ते हैं। फिर है इन परपटिंग टू बी साइंड बाय एनी जज, यानी वो जो वहां पे अगर मजिस्ट्रेट साहब ने 164 के बयान तो ले लिए, कन्फेशन के स्टेटमेंट तो ले लिए, लेकिन वहां पे अगर वो साइन करना भूल गए तो गाइज ये जो 80 की जो प्रिजम्पशन है वो उसके ऊपर नहीं लगेगी। ठीक है, और बाय एनी सच ऑफिसर एज अफोरसाइड द कोर्ट शेल प्रिज्यूम। अब क्या कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा वो मैं अब आपको बताता हूं। ठीक है, इसको बताने से पहले मैं अब आपको ये जो ऊपर का जो अपना एक्ट है, ये जो सेक्शन क्या कह रहा है उसको भी मैं एक बार समराइज कर देता हूं। कि ये कह रहा है कि अगर कोई सा भी ऐसा रिकॉर्ड है, एविडेंस का रिकॉर्ड है, या एविडेंस का कोई पार्ट है, या कोई स्टेटमेंट है, या कोई कन्फेशन है,
वो अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर रिकॉर्ड किया गया है, प्रोसीडिंग जुडिशियल होनी चाहिए, और जो कानून का जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के हिसाब से वो सारे एविडेंस कलेक्ट टेकन हैं, लिए गए हैं, वो स्टेटमेंट और जो कन्फेशन के जो हैं वो कानून के जो प्रोविजंस हैं उस हिसाब से रिकॉर्ड किए गए हैं। और किन के द्वारा किए गए हैं गाइस? वो जो है वो जज हो गए, मजिस्ट्रेट हो गए, और वो स्टेटमेंट साइन है किसी जज और मजिस्ट्रेट के द्वारा। तब जो है सेक्शन 80 क्या बताता है, लॉ क्या प्रज्यूम करेगा? तो लॉ ये प्रज्यूम करेगा, इंडियन एविडेंस एक्ट, कि वो जो डॉक्यूमेंट है, वो रिकॉर्ड है, वो स्टेटमेंट है, वो जेन्युइन है, सही है। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। दैट एनी स्टेटमेंट एज टू द सर्क्यूमस्टांसेस अंडर विच इट वाज टेकन परपटिंग टू बी मेड बाय द पर्सन साइन इट आर ट्रू। यानी जिन सर्क्यूमस्टांसेस के अंदर जिस पर्सन ने स्टेटमेंट दिया है, साइन किया है, वो जो है वो सर्क्यूमस्टांसेस जो हैं वो जेन्युइन है और ट्रू है, एंड दैट सच एविडेंस स्टेटमेंट और कन्फेशन वाज ड्यूली टेकन। ड्यूली टेकन मतलब जो प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड है लॉ के अंदर, उस प्रोसीजर के द्वारा वो स्टेटमेंट लिए गए हैं, और वो स्टेटमेंट और जो वो हैं वो क्या है? जेन्युइन है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे प्रिजम्पशन क्या है कि ये जो दो प्रिजम्पशन है, एक तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है, और वो जो स्टेटमेंट एविडेंस जो हैं वो जो जिन सर्क्यूमस्टांसेस के अंदर वो रिकॉर्ड किए गए हैं वो एकदम कानून के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है, यानी वो ड्यूली टेकन है। ठीक है गाइज, अब आपको मैं पूरा ये जो सेक्शन है फिर से समराइज कर देता हूं कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई एविडेंस हो सकता है, एविडेंस का रिकॉर्ड हो सकता है, कोई कैदी के स्टेटमेंट हो सकते हैं, अपराधी के या कन्फेशन के स्टेटमेंट हो सकते हैं, वो सारे जेन्युइन माने जाएंगे। कब माने जाएंगे? जब उनको जो कानून का जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के द्वारा उसको रिकॉर्ड किया गया है। और कौन सी प्रोसीडिंग के अंदर रिकॉर्ड किया गया है गाइज? वो प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग होनी चाहिए। तो अगर इस तरीके से कोई रिकॉर्ड है तो कोर्ट जो है उस डॉक्यूमेंट को जेन्युइन मानेगी, और वो जो स्टेटमेंट और जो एविडेंस जिस तरीके से लिए गए हैं उसका जो प्रोसीजर है कोर्ट ये मानेगी कि वो ड्यूली टेकन है, यानी कि जो कानून के अंदर जो प्रोसीजर बताया हुआ है उस प्रोसीजर से गाइज वो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं। ठीक है गाइज, क्लियर है आपके थॉट्स? अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कि सेक्शन 81 क्या कहता है गाइस? प्रजम्पशंस एज टू द गैजेट, न्यूज़पेपर, प्राइवेट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड द अदर डॉक्यूमेंट। तो गाइस आप अपन आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो अपन बेयर एक्ट यूज करते हैं। वो कानून ये कानून प्रकाशन का भी हो सकता है, वो यूनिवर्सल का भी हो सकता है, वो प्रोफेशनल का भी हो सकता है। ठीक है, तो वो बेयर एक्ट जो है उसकी वैलिडिटी जो है, या उसकी जो कोई अगर कहे कि ये अगर आपको रिकॉर्ड में देना है, तो जो आप देखोगे कि कोर्ट के अंदर जो बेयर एक्ट होते हैं गाइस वो अलग नेचर के होते हैं। जो लो कानून के अंदर पार्लियामेंट से पास होके जो कॉपी पार्लियामेंट के पास रहती है, उस गैजेट की जो उस एक्ट की जो प्रजम्पशन है वो क्या है, वो जो इस सेक्शन के अंदर बताई है। और कोर्ट जो अपन जो बेयर एक्ट यूज करते हैं उनके क्या प्रजम्पशन है वो भी मैं आपको बात अभी बताऊंगा। पहले अपन जो गवर्नमेंट के पास जो कॉपी है बजट की, ठीक है, उसके बारे में क्या प्रजम्पशन है। तो गाइस जैसे कि आपको पता है जब कभी भी कोई कानून आता है तो उसका भारत का राजपत्र ये ऊपर एक लोगो लगा रहता है। आपने भी देखा होगा कि अभी रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुए हैं तो अपन उसकी फोटोकॉपी या प्रिंट आउट लेते हैं तो ये आता है। तो जो गजट का जो जो सरकार के पास जो कॉपी है उसके ऊपर जो है सेक्शन 81 क्या कहता है गाइस, वो मैं अब आपको बताता हूं कि द कोर्ट शेल प्रेज्यूम द जेन्युइननेस ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट परपटिंग टू बी लंदन गेजेट। अच्छा गाइज ये भी आपको मैं बता दूं कि इंडियन एविडेंस एक्ट आप सबको पता है 1872 के अंदर आया था। तो उस समय जो है अंग्रेजों का शासन था भारत के ऊपर, तो इसलिए आपको इन प्रोविजंस के अंदर कई ऐसे एक वर्ड मिलेंगे जो कि ये ब्रिटिश इंडिया का ये जो ब्रिटेन के जो वर्ड है, जैसे लंदन गेजेट। उस समय अगर कोई लंदन या ब्रिटेन के अंदर कोई कानून पास होता तो उस कानून को इंडिया के अंदर भी जो है क्या मानते थे गाइस, जेन्युइन मानते थे। ठीक है, तो इसलिए ये सब जो है लंदन गैजेट हो गए, या आपको आगे भी मिलेगा जैसे ये कॉलोनी वर्ड हो गया, क्राउन के वर्ड, क्राउन, इस तरह के वर्ड आपको मिलेंगे क्योंकि उस समय जो है इंडिया के ऊपर अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, तो अगर अब अपन आगे बढ़ते हैं।
वापिस से मैं इसको स्टार्ट करता हूं। द कोर्ट शेल presume द जेन्युइननेस ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट purporting टू बी द लंदन गैजेट, वो लंदन गैजेट हो या एनी अदर ऑफिशियल गैजेट, कोई भी, और द गवर्नमेंट गैजेट, सरकारी गैजेट हो, ऑफ एनी कॉलोनी। ठीक है, तो कॉलोनी का मतलब ये हो गया गाइस कि अंग्रेजों का शासन था वो इंडिया पे ही नहीं था, अंग्रेजों के बहुत सारी कंट्रीज पे उन्होंने शासन किया, तो उनको क्या कहते थे गाइस, इंडिया भी जो है ब्रिटेन की कॉलोनी थी। ठीक है, तो अब वो कॉलोनी भी हो सकती है, डिपेंडेंसी और पोजेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, या कोई भी जो है जो ब्रिटिश क्राउन की के पोजेशन के अंदर कोई स्टेट है वहां का कोई गजेट है। ठीक है, और टू बी ए न्यूज़पेपर और जर्नल्स, तो गाइज आपको पता है कि जर्नल्स आते हैं, ये जो सरकार के भी जर्नल्स आते हैं, जो आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट के भी जर्नल्स आते हैं, अपने अलग होते हैं, तो उनके बारे में क्या है, टू बी ए कॉपी ऑफ ए प्राइवेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, वो कोई पार्लियामेंट का जो है वो प्राइवेट एक्ट भी हो सकता है, ऑफ यूनाइटेड किंगडम, प्रिंटेड बाई क्वींस प्रिंटर, कोई क्वीन का, रानी जी का कोई प्रिंटर होता होगा उस जमाने में, तो उसकी जो उसके द्वारा कुछ अगर छापा गया है तो उस स्टेटमेंट वो जो डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन कहलाएगा। एंड ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट purporting टू बी ए डॉक्यूमेंट डायरेक्टेड बाय एनी लॉ टू बी केप्ट बाय एनी पर्सन इफ सच डॉक्यूमेंट इज केप्ट सब्सटेंशियली इन द फॉर्म रिक्वायर्ड बाय लॉ और इज ए प्रोड्यूस फ्रॉम द प्रॉपर कस्टडी। ठीक है गाइस, अब ये एक सेक्शन क्या कह रहा है कि जितने भी ऑफिशियल गैजेट हैं, वो चाहे महारानी के प्रिंटर से हो या ऑफिशियल गैजेट हो या गवर्नमेंट का गैजेट हो, है ना, तो वो सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो इस सेक्शन के अंदर क्या, उनके अंदर कोर्ट क्या प्रेज्यूम करेगी, ये प्रेजम्पशन आएगी कि वो जो गैजेट हैं वो न्यूज़पेपर हैं, जर्नल्स हैं जो कि सरकार के प्रिंटर से पब्लिश हुए हैं, तो वो सारे गैजेट, जर्नल्स और ये जो एक्ट हैं ये सारे जेन्युइन हैं। और लास्ट में ये कहा गया है कि ऐसे कोई व्यक्ति के पास डॉक्यूमेंट है जिसको सरकार की अथॉरिटी है उस डॉक्यूमेंट को रखने की, और वो उन डॉक्यूमेंट की अगर वो कॉपी है तो वो कॉपी जो है वो क्या है, जेन्युइन है। गाइस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप नगर पालिका या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाओगे, वहां पे आपको एक पर्टिकुलर आदमी या जो वहां उसका एम्प्लॉय मिलेगा नगर पालिका का, जिसके पास अथॉरिटी है कि आप जिसको भी कोई है बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके पास पावर है कि आप वो इशू करके दो। तो उस व्यक्ति के पास जो रिकॉर्ड जो है आपका पड़ा है वो रिकॉर्ड की वो कॉपी है, तो सेक्शन 8 इसके अंदर क्या है, वो कॉपी गाइज, वो आपकी कॉपी जो है वो जेन्युइन है और वो उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म के अंदर उसके रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है गाइस, तो ये क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट purporting टू बी ए डॉक्यूमेंट डायरेक्टेड बाय एनी लॉ टू बी केप्ट बाय एनी पर्सन, यानी वो जो नगर पालिका का जो व्यक्ति है वो कानून के द्वारा डायरेक्टेड है कि आप इस रिकॉर्ड्स को आप रखो नगर पालिका के, और इफ सच डॉक्यूमेंट इज केप्ट सब्सटेंशियली इन द फॉर्म रिक्वायर्ड बाय द लॉ, कानून ने जिस प्रकार से कहा है कि ये डॉक्यूमेंट आपको किस तरीके से रखने हैं, वो डॉक्यूमेंट उस तरीके से रखे हुए हैं। ठीक है, एंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम द प्रॉपर कस्टडी, एक तो आपको कॉपी मिल गई सर्टिफाइड कॉपी जो कि 79 के अंदर रिलेवेंट हो जाएगी, या कानून जो लॉ के सामने वही डॉक्यूमेंट जज साहब के सामने पेश किया गया है कि ये जो सर्टिफाइड कॉपी आपको जो मिली है, तो वो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोर्ट के अंदर कोई बर्थ सर्टिफिकेट जो है आपने प्रेजेंट करा, तो अब मान लो अगली पार्टी कह रही है कि ये बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी है साहब, ये झूठा है और है, तो कोर्ट क्या करेगी, नगर पालिका के अंदर जो व्यक्ति बैठा है जो ऑथराइज्ड पर्सन है सर्टिफाइड कॉपी देने के लिए, उसको कहेगी कि वो डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी लेके आओ। तो वो जो अगर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पे आएंगे और वो उसी तरीके से रखे हुए हैं, एक तो उस व्यक्ति के द्वारा वो प्रेजेंट किए जा रहे हैं जो कि कानून के द्वारा ऑथराइज्ड है, और जज साहब ये देखेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये उसी फॉर्म के अंदर ही रखे गए हैं जिस फॉर्म के अंदर जो है कानून के अंदर प्रोविजंस हैं। कानून जो कहता है कि इस डॉक्यूमेंट को इस हिसाब से रखो और वो कस्टडी प्रॉपर है कि नहीं है। तो गाइज वो नगर पालिका का जो एम्प्लॉई है वो प्रॉपर कस्टडी है, वो वहीं रहते हैं नगर पालिका के अंदर ही आपके बर्थ सर्टिफिकेट रहते हैं। ठीक है, तो वो कस्टडी प्रॉपर हो गई, वो पर्सन जो है वो ऑथराइज्ड है, कानून के द्वारा अपॉइंटेड है, लॉ के द्वारा अपॉइंटेड है, और वो जो डॉक्यूमेंट है वो उसी फॉर्म के अंदर है जिस फॉर्म के अंदर लॉ ने कानून ने कहा है कि उस डॉक्यूमेंट को किस हिसाब से होना चाहिए।
तो अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो इस एक्ट की जो है, इस सेक्शन की जो है प्रेजम्पशन क्या है गाइज, वो जो डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है। ठीक है गाइज, अब आपको फिर से समराइज करता हूं कि ऐसा कोई सा भी डॉक्यूमेंट जो कि गैजेट है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, या कोई क्वीन प्रिंटर से पब्लिश्ड है, या फिर जो है कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई, या गवर्नमेंट ऑफिस का हो कोई डॉक्यूमेंट हो, या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट सारे हैं वो 80 के अंदर, 80 इस सेक्शन के अंदर उनको क्या माना जाएगा गाइज, वो डॉक्यूमेंट सारे जेन्युइन माने जाएंगे। उसके अंदर गैजेट भी आते हैं। और या फिर जो दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो ऐसे व्यक्ति के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है जिसको कानून ने अपॉइंट करा है, और वो डॉक्यूमेंट उसी फॉर्म के अंदर है जिस फॉर्म के अंदर लॉ की रिक्वायरमेंट है, और वो डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर कस्टडी के द्वारा आया, प्रेजेंट किया गया है, तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर भी लोग ये कोर्ट जो है वो प्रज्यूम करेंगे, जज साहब प्रज्यूम करेंगे कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है। ठीक है गाइज, ये इन सेक्शंस की थोड़ी सी जो वर्डिंग्स है गाइज वो थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन आप इनको अगर समझोगे ना तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के इनको सेक्शंस को आपको पढ़ना पड़ेगा, इनके अंदर कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। ये बस प्रजम्पशन कहती है कि क्या जेन्युइन है, क्या एक्यूरेट कोर्ट मानती है, किन बेसिस पे मानती है, वो आपको थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर सेट करना पड़ेगा। इस डायरेक्ट की लैंग्वेज में मत उलझिएगा गाइज, एक बार कॉन्सेप्ट को पढ़िए वो क्या कह रहा है। और यहाँ पे प्रजम्पशन दो ही होगी, या तो एक्यूरेट होगी या जेन्युइन होगी। सारे सेक्शंस के अंदर हैं वो इसी प्रकार के वर्ड्स मिलेंगे, या तो जेन्युइन, एक्यूरेट, ड्यूली टेकन, ठीक है ना। लेकिन वो क्या क्या किन किन को ड्यूली टेकन मानेगी, जेन्युइन मानेगी, एक्यूरेट मानेगी, वो अपन को अपने दिमाग के अंदर फीड करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, अब अपन आगे चलते हैं। 81 जो है ए है, ये इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट होते हैं उनके बारे में प्रेजेंशन है। ये जो प्रोविजन है, ये जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जब आया था, जब टेक्नोलॉजी को जो है न्यायपालिका ने अपनाना शुरू करा, तब ये प्रोविजन इसके अंदर डाला गया। ये 2000 के अमेंडमेंट के बाद में इस एविडेंस एक्ट के अंदर जुड़ा गया है। तो अब आप देखते हो कि अभी जैसे कोरोना का समय चल रहा है, तो ये जो वर्चुअल हियरिंग्स हो रही हैं, ई फाइलिंग, आजकल जो है आप केस है इंटरनेट के थ्रू भी फाइल कर सकते हो। तो यानी ये जो डाटा जो पहले आप पेपर से के थ्रू करते थे, और जो कोर्ट जो है उनको प्रिजर्व करती थी, आजकल कोर्ट जो है उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर भी रिकॉर्ड करती है, संभाल के रखती है। तो ऐसे सारे डॉक्यूमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक, जो कोई गजट है, सरकार भी, वो तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कोर्ट का कि वर्चुअली भी हियरिंग हो रही है, वैसे ही सरकार भी अब अपने जो डाटाज हैं वो कंप्यूटर के अंदर सेव रखते हैं। तो अगर वो जो कंप्यूटर के जो डाटा हैं, गजट हैं, उनके अंदर भी गाइज वही 81 की जो प्रेजम्पशन थी, वो जेन्युइननेस वाली जो प्रेजम्पशन है, वो 81 ए के अंदर भी वही प्रेज्यूम कोर्ट करेंगे। ठीक है गाइज, इसके अंदर कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि जो गजट आपको हार्ड कॉपी में मिलते हैं, वो गजट अगर सॉफ्ट कॉपी के अंदर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, वो अगर वो सॉफ्ट कॉपी है, वो गजट की है, तो वो गजट जो है वो जेन्युइन माना जाएगा। कोर्ट उसको, उस गजट को जो है जेन्युइन मानेगी 81 ए के अंदर। और ये 2000 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया वर्ड है। ठीक है गाइस, जो सेक्शन है 2000 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। ठीक है, अब अगला जो है सेक्शन 82 है, presumption as to document admissible in England without proof of seal और signature। तो गाइस पहले क्या होता था, आपको पता ही है कि इंडिया के ऊपर अंग्रेजों का शासन था, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को भी जो है कोर्ट जो है क्या मानती थी कि करेक्ट मानती थी कि अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो इंग्लैंड के अंदर जो है बिना किसी प्रूफ के एडमिसिबल है, ठीक है, तो उसको जो है कोर्ट जो है क्या मानती थी गाइस, जेन्युइन मानती थी कि ये जो है, जो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो साइन, सील जो है, सिग्नेचर है, वो जेन्युइन है। ठीक है, अब इस सेक्शन का कोई इतना अब इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि अब इंडिया जो है वो आजाद हो गया है, बट फिर भी मैं आपको एक बार इसको थोड़ा सा समझा देता हूं कि ये सेक्शन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है गाइस, तो अब अपन इसको थोड़ा सा, मैं इसको ऊपर करता हूं। हाँ, तो when any document is produced before any court purporting to be a document which by the law enforced for the time being in England, Ireland would be admissible in proof of any particular in any court of justice in England or Ireland without proof of the seal, stamp or signature authenticating it, or
of the judicial official character claimed by the person by whom it purports to be signed, the court shall presume that the such seal, stamp, signature is genuine, and that the person signing it held at the time when the sign it the judicial official character which he claims, and the document shall be admissible for the same purpose for which it would be admissible in England and the Ireland. तो गाइज ये सेक्शन कह रहा है कि ऐसा कोई सा भी डॉक्यूमेंट है जो कि इंग्लैंड के अंदर बिना किसी प्रूफ के, उसके साइन, सील और सिग्नेचर के बिना, उसका प्रूफ, बिना प्रूफ नहीं चाहिए उसका, इसके बिना प्रूफ के ही वो अगर इंग्लैंड के अंदर एडमिसिबल है, तो अगर वो डॉक्यूमेंट इंडिया के अंदर कोई एविडेंस के रूप में या कोर्ट के सामने आता है, तो कोर्ट क्या कहेगी कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है और वो साइन, सील, सिग्नेचर है वो जेन्युइन है। ठीक है गाइज। और दूसरी जो इस सेक्शन के अंदर प्रिजम्पशन है कि जिस व्यक्ति ने वो साइन, सिग्नेचर और वो जो करे हैं, उसका क्लेम जो है वो व्यक्ति वो उस कैरेक्टर के अंदर ही था। जैसे फॉर एग्जांपल किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर एक आप जैसे प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हो, तो जैसे आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आपने अगर सेलर की के स्थान पे आपने साइन किया है, इट मींस क्या हो गया गाइस कि आप उस कैरेक्टर में थे, आप बेचने वाले व्यक्ति थे, विक्रेता थे, क्रेता नहीं थे। ठीक है, तो वो कैरेक्टर होता है। तो उसने जिस कैरेक्टर के अंदर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किया है, वो व्यक्ति का वो कैरेक्टर भी उसी कैरेक्टर के अंदर वो व्यक्ति माना जाएगा, ये कोर्ट प्रज्यूम करेगी। ठीक है गाइज, ये सेक्शन अब इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि अब अपन आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, तो अब अपन इंग्लैंड के बारे में इतना क्यों डिटेल में डिस्कस करें। ठीक है ना गाइज। तो अब आते हैं कि प्रजम्पशन एज टू द मैप और प्लान्स मेड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो गाइज आपको मैंने पहले जो प्रजम्पशन की जो क्लास थी उसके अंदर मैप्स के बारे में बताया था। एक तो जो भारत का नक्शा है वो सरकार की जो ऑफिशियल जो नक्शा है, और जो नक्शा आप भारत के जो दुकानों के अंदर जो आप लेके आते हो वो नक्शा, उन दोनों की जो प्रजम्पशन है, एक जो दुकान से आप मैप खरीदते हो उसकी प्रजम्पशन में की है, और जो कानून जो पार्लियामेंट सरकार के पास जो कॉपी है, सरकारी जो कॉपी है, वो उसकी प्रजम्पशन सेल की प्रजम्पशन है। आप देखोगे कि आप जब ऑफिशियल जो भारत का नक्शा देखोगे, अपन जो दुकानों में मिलता है वो तो ये नक्शा हो गया पूरा, जिसके अंदर ये कश्मीर भी पूरा इंडिया का पार्ट बताया जाता है। लेकिन जब आप सरकार की जो ऑफिशियल जो मैप की जो फोटो है वो आप देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये यहाँ का जो एरिया है इसको है ना पीओके कहा जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है गाइज। तो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड जो होगा मैप का, उसके अंदर यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन जब आप वो नक्शा दुकान से खरीदते हो तो आपको वहां पे किसी भी प्रकार का पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का साइन वहां पे नहीं मिलेगा। ठीक है ना गाइज। तो जो सरकार की जो मैप्स होते हैं उनको है जो कानून जो लॉ है वो क्या प्रिज्यूम करेगा गाइज, वो इस सेक्शन के अंदर 83 के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, वो जो करेक्ट होंगे, वो जो मैप है उसको कहा जाएगा कि वो मैप है, एकदम करेक्ट मैप है। ठीक है गाइस, ये बहुत नॉर्मल सा सेक्शन है, उसके अंदर इतना डिटेल में कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये यही कह रहा है कि जो सरकारी जो मैप्स होते हैं उनकी जो प्रजम्पशन है वो शेल की है, वो एक्यूरेट और करेक्ट माने जाएंगे। ठीक है गाइस। अब आती है सेक्शन 84 की कि प्रजम्पशन एज टू द कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजन। यानी जो फॉरेन के जो भी अगर कोई डिसीजन और वो जो कोई एक्ट को अगर कोई कोर्ट रेफर कर रही है, तो वो जो कॉपी है वो कॉपी होनी चाहिए, वो उस देश की ऑफिशियल कॉपी होनी चाहिए। अगर इंडिया का कोई कानून आप अगर नहीं, अगर अमेरिका का कोई कानून अगर आप इंडिया में रेफर कर रहे हो, तो वो कानून की जो कॉपी है, जो कॉपी वो वहां के पार्लियामेंट की जो ऑफिशियल कॉपी है वो होनी चाहिए। ठीक है गाइज। या कोई जजमेंट आप फॉरेन कोर्ट का इंडिया में साइट कर रहे हो, तो वो जजमेंट जो है उसकी जो कॉपी है वो उस कोर्ट की होनी चाहिए, सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए। और वो सर्टिफिकेशन इंडिया के प्रोसीजर के हिसाब से इंडिया के कोई व्यक्ति जो अपॉइंटेड है, कोई काउंसिल हो गया, वाइस काउंसिल हो गया, जो अटॉर्नी या कोई पर्सन अपॉइंटेड बाय इंडिया हो गया। ठीक है ना। तो जैसे मान लो ये मैंने फोटो के अंदर ये कोई यूनाइटेड स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये थोड़ी ब्लर हो गई है फोटो, तो अगर इंडिया के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस को या कोई लोअर कोर्ट के जजेस के पास कोई मैटर आता है जिसके अंदर की अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को उन्हें रेफर करना पड़े, तो कोर्ट जब रेफर करेगी गाइस, तो वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ऑफिशियल कॉपी होगी
उसी ही कॉपी को रेफर करेगी। तो उसकी प्रजम्पशन जो है वो शेल की प्रजम्पशन आएगी। अगर वहीं कोई अमेरिका के अंदर यूनिवर्सल टाइप का कोई बेरेक्ट आप कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करो तो उस जो बेरेक्ट है उसकी प्रजम्पशन कोर्ट शेल की नहीं रखेगी। ठीक है गाइस, ये अब आपको मैं बताता हूं कि जैसे देखो, कोर्ट शेल presume द genuineness ऑफ एवरी बुक purporting टू बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री एंड टू कंटेन एनी ऑफ द लॉ ऑफ दैट कंट्री। यानी ऐसी कोई सी भी बुक है जो सरकार के स्वयं के द्वारा पब्लिश करी गई है, प्रिंट करी गई है, और वो किसकी कॉपी है गाइस, कि वो कॉपी है उस देश के कानून की। यानी कोई उस देश के कानून की कॉपी उस देश की सरकार ने प्रिंट करी है, पब्लिश करी है, तब कोर्ट क्या प्रज्यूम करेगी गाइस, कि एवरी बुक परपर्टिंग टू कंटेन रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजंस ऑफ एनी सच कंट्री। तो क्या क्या प्रज्यूम करेगी गाइस, उसकी जो प्रजम्पशन है वो जेन्युइन जो प्रजम्पशन है, जेन्युइननेस की ये डॉक्यूमेंट जो है ये एकदम करेक्ट है। ठीक है गाइज, अगर ये सेक्शन जो है ये रिलेवेंट कहां पे है गाइज, ये सेक्शन रिलेवेंट है अंडर सेक्शन 36, जहां पे जो है कोर्ट को अगर कोई फॉरेन ये कोई जजमेंट और वो जो रेफर करने होते हैं, तो वहां पे जब जज साहब जब रेफर करेंगे तो अगर वो जो कॉपी है वो कॉपी अगर उस देश के ऑफिशियल उस देश के कानून की ऑफिशियल कॉपी है जो कि सरकार ने प्रिंट करी है, पब्लिश करी है, तो उसको जो है उस कॉपी को जो है जज साहब जो है वो क्या मानेंगे, वो जेन्युइन मानेंगे। ठीक है गाइज, नॉर्मल सा सेक्शन है। अगर जब कभी भी आप फॉरेन जजमेंट को या फॉरेन के किसी एक्ट को आप कोर्ट में साइट करो गाइस, तो उस वो कॉपी वो होनी चाहिए जो कि उस देश की सरकार ने प्रिंट करी है और पब्लिश करी है, तभी इस सेक्शन की जो है वो जेन्युइननेस की जो है प्रजम्पशन लगेगी। ठीक है गाइस, अब आता है सेक्शन 85 जो कहता है कि प्रजम्पशन इज टू द पावर ऑफ अटॉर्नी। तो आपको गाइस पहले पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब पता होना चाहिए। पावर ऑफ अटॉर्नी से मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई राइट है, मैंने मेरा राइट किसी व्यक्ति को डेलीकेट कर दिया कि अब जो है वो व्यक्ति मेरे राइट मेरे बिहाफ पे किसी दूसरे व्यक्ति को मैंने अपॉइंट कर दिया कि वो मेरे बिहाफ पे काम करेगा। ठीक है, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कहलाता है। जैसे कि आपको आपको पता होगा कि जो सिविल केसेस होते हैं उसके अंदर अगर मैं मान लो बाहर रहता हूं और मैंने यहाँ पे जयपुर के अंदर किसी को ये कहा कि भाई ये केस जो है आप देख लो, तो वहां पे एक प्रोसीजर होता है पावर ऑफ अटॉर्नी का। तो अगर मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके एग्जीक्यूट करके मैंने कोर्ट के अंदर दे दी और कह दिया कि साहब अब आज से जो है ये पर्टिकुलर पर्सन मेरे बिहाफ के ऊपर जो है कोर्ट में काम करेगा, देखेगा, केस को डिफेंड करेगा या केस को फाइट करेगा। ठीक है गाइस, तो वो जो व्यक्ति क्यों इंपावर हुआ, क्योंकि उसके नाम से मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी उसको ट्रांसफर कर दी। मेरी जो शक्तियां थी मैंने दूसरे व्यक्ति को जो है ट्रांसफर कर दी। अब वो व्यक्ति मेरे बिहाफ पे कोर्ट के अंदर मुकदमा लड़ेगा या जो भी उसको करना है, जो भी रिक्वायरमेंट है केस की, वो सब वो देखेगा। तो जो पावर ऑफ अटॉर्नी का जो एग्जीक्यूशन जो है अगर वो उस प्रोसीजर से हो रखा है जो कानून कहता है, तो कोर्ट जो है उस पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में क्या प्रजम्पशन लेगी गाइज, कोर्ट कहेगी कोर्ट शेल presume दैट एवरी डॉक्यूमेंट purporting टू बी ए पावर ऑफ अटॉर्नी एंड टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड बिफोर एंड ऑथेंटिकेटेड बाय ए नोटरी पब्लिक और एनी कोर्ट, जज, मजिस्ट्रेट, इंडियन काउंसिल, वाइस काउंसिल और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज सो एग्जीक्यूटेड और ऑथेंटिकेटेड। तो गाइज इसकी जो प्रजम्पशन है वो क्या मान रही है, ये जो प्रजम्पशन है ये पावर ऑफ अटॉर्नी के एग्जीक्यूशन के ऊपर और ऑथेंटिकेट है कि नहीं है उसके बारे में है, कि अगर कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी नोटरी के द्वारा ऑथेंटिकेट करी गई है, एग्जीक्यूट करी गई है, या वो इंडियन काउंसिल, वाइस काउंसिल, जज, मजिस्ट्रेट, ये जो इंपावर्ड व्यक्ति हैं उनके द्वारा अगर किसी पावर ऑफ अटॉर्नी को एग्जीक्यूट किया गया है, ऑथेंटिकेट किया गया है, तो जो कोर्ट ये मानेगी कि वो जो ऑथेंटिकेशन है या वो एग्जीक्यूशन है वो क्या है, वो सही है। ठीक है गाइज, ये जो इस सेक्शन की जो प्रजम्पशन है वो पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर है, और वो क्या किसके बारे में है कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो ड्यूली एग्जीक्यूटेड है और वो ड्यूली ऑथेंटिकेटेड है। ठीक है गाइज, और पावर ऑफ अटॉर्नी किन किन के द्वारा ऑथेंटिकेट और एग्जीक्यूट की जाती है वो भी इसके अंदर सेक्शन के अंदर बताया है। वो है कि नोटेरी जो है, एक तो नोटेरी है उसके द्वारा वो ऑथेंटिकेट है, मतलब आप कोर्ट में जब आप जाओगे तब आपको वहां पे एक कई बोर्ड मिलेंगे, नोटेरी नोटेरी नोटेरी, है ना।
तो उनके पास एक वो साइन और वो सील होती है। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर वो सील है, जो प्रोसीजर से वो बताया हुआ है, किसी डॉक्यूमेंट के अगर वो सील लगी हुई है, तो आप क्या प्रिज्यूम करोगे या कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेंगे कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो ड्यूली एग्जीक्यूटेड है और ड्यूली ऑथेंटिकेटेड है। वहीं अगर आप वहां पे अगर नोटेरी के साइन है और सील नहीं है, तो इस सेक्शन की जो प्रजम्पशन है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर नहीं लगेगी। तो गाइस कौन कौन कर सकते हैं? एक तो नोटेरी पब्लिक कर सकता है, कोई जज साहब कर सकते हैं, कोई कोर्ट के अंदर या मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, इंडियन काउंसिल, वाइस काउंसिल, ये हो गए। जैसे कि फॉरेन के अंदर अगर जो इंडिया का कोई व्यक्ति है जो काउंसिल है, वो अगर उसको ऑथेंटिकेट करता है डॉक्यूमेंट को, तो वो भी प्रजम्पशन जो है पावर ऑफ अटॉर्नी की जो प्रजम्पशन है कि वो ड्यूली एग्जीक्यूटेड है या ऑथेंटिकेटेड है, तो वो प्रजम्पशन भी लग जाएगी। ठीक है गाइज, अब अपन चलते हैं 113 बी का जो प्रोविजन है इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो कि डील करता है डोवरी डेथ के अंदर। ठीक है, डोवरी डेथ जो है गाइस डिफाइंड है 304 बी आईपीसी के अंदर। वो कहती है कि अगर किसी महिला की बर्न्स या बॉडीली इंजरी या इस प्रकार से अननेचुरल जो डेथ होती है विथ इन द 7 ईयर ऑफ द मैरिज, और ये प्रूव होता है कि मरने से पहले सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू द क्रुएलिटी, और जो उसके अंदर उसके साथ क्रुएलिटी की जाती है शादी से पहले, और वो मर जाती है किन किन सिचुएशंस के, बर्न्स, बॉडीली इंजरी, या उसको जला के मार दिया, मरी है वो, डेड डेथ उसकी कोई जलने से हुई है, या जो है उसकी कोई ऐसी इंजरी, बॉडीली इंजरी है, या इस ऐसी सर्क्यूमस्टांसिस के अंदर हुई है उस लेडी की डेथ कि जो कि नेचुरल नहीं है, तब कोर्ट क्या है उस प्रकार की डेथ को जो कानून कहता है डोवरी डेथ है। और कोर्ट क्या प्रिज्यूम करता है गाइज, वो अब आपको मैं बताऊंगा इस सेक्शन के अंदर। आपको पता है इंडिया के अंदर डोवरी की जो है बहुत बड़ा, बहुत पुराना कस्टम चला हुआ कुप्रथा जो है वो डोवरी की है। और अब इसके अंदर कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी गाइज, वो मैं आपको बताता हूं। व्हेन द क्वेश्चन वेदर ए पर्सन हैज कमिटेड द डोवरी डेथ ऑफ ए वुमन एंड इट इज शो, ये मतलब अगर कोर्ट के सामने ऐसा क्वेश्चन आता है किसी केस के अंदर कि व्यक्ति ने जो है डोवरी डेथ करी है कि नहीं करी है, यानी जिस किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में 304 बी का केस का मुकदमा फाइल होता है, तो वहां पे कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी कि उसी व्यक्ति ने जो है डोवरी डेथ कारित करी है, उसने डोवरी डेथ करी है। कोर्ट तो ये मान ही लेगा। अगर आप कह रहे हो कि नहीं करी, तो आपको कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर दूसरे एविडेंस आपको देने पड़ेंगे। अब आप पढ़ते हैं इस सेक्शन को कि committed the dowry death of a woman and it is shown that soon before her death such woman had been subjected by such person to cruelty, harassment or in connection with the demand of dowry, यानी जो वो डेथ है, हेरेसमेंट जो है, क्रुएलिटी जो हेरेसमेंट वुमन का है, वो किन को लेकर के है? दहेज की मांग को लेकर के है, या मरने से पहले उसके साथ क्रुएलिटी करी गई है, उसको हेरेस करा गया है, और इन कनेक्शन विथ एनी डिमांड ऑफ डोरी, यानी क्रुएलिटी और हेरेसमेंट है वो दहेज के कारण किया गया है। तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी गाइस? द कोर्ट शेल प्रिज्यूम दैट सच पर्सन हैड कॉज्ड द डोरी डेथ। तो गाइस आपको ये प्रजम्पशन ध्यान रखनी है कि कोर्ट कब इस सेक्शन 113 की प्रजम्पशन को मानेगा, जब एक महिला की मौत है, उसके साथ क्रुएलिटी होती है, क्रुएलिटी की जाती है, या उसका हेरेसमेंट किया जाता है। किसके लिए किया जाता है गाइस? कि जो दहेज की मांग के लिए किया जाता है, और वो व्यक्ति की जो है, उस महिला की जो है मौत हो जाती है, जो कि अपराध है 304 बी का। तो इस ऐसे केसेस के अंदर कोर्ट तो यही प्रिज्यूम करेगा कि आपने जो है डोवरी डेथ करी है और आप जो है लाइबल हैं। अगर आप कह रहे हो कि नहीं साहब मैंने नहीं ये अपराध किया, तो ये आपके पास बर्डन है, ये ओनस है, ये आपके पास आप बर्डन के अंदर हो कि कोर्ट के पास में ऐसे फैक्ट लेके आओ जिससे कोर्ट कहे, माने कि ये जो है आपने डोवरी डेथ नहीं करी है। आपको पता है कि ये जो सेल की प्रजम्पशन है ये रिबटेबल प्रजम्पशन ऑफ लॉ है, और मे की जो प्रजम्पशन है वो ऑलवेज रिबटेबल होती है। ठीक है गाइज, अब आता है सेक्शन 114 ए। वो कहता है कि प्रजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन सिचुएशन ऑफ रेप। गाइज आप सबको पता है कि रेप जो है हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इसके केसेस आपको देखने को मिलते हैं, जो कि 375 के अंदर डिफाइंड है। और अभी रिसेंटली जो है इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर भी अमेंडमेंट किया गया है, और
375 के कुछ प्रोविजंस के अंदर अगर रेप होता है और कोर्ट के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि ये वुमन की कंसेंट से हुआ है कि नहीं हुआ है, और वुमन जो लड़की जो है, महिला जो है, वो ये कहती है कि मेरी कंसेंट नहीं थी, तो कोर्ट क्या कहेगी साहब? कोर्ट भी यही मानेगी कि ये विदाउट कंसेंट हुआ है। ये आपके ऊपर बर्डन है कि आप प्रूव करो कि महिला की जो है कंसेंट थी। ठीक है गाइस, तो रेप के केसेस के अंदर भी जो है प्रिजम्पशन ऑफ सेल लगती है। अब आपको ये सेक्शन पढ़ा देता हूं मैं गाइस कि इन प्रोसिक्यूशन ऑफ रेप अंडर क्लोज, ये ए बी सी डी ई एफ जी और एम एन तक के जो क्लोजेस हैं किसके गाइस? 376(2) के, अगर इनके हेड्स के अंदर जो किसी महिला के साथ रेप किया जाता है और वो महिला क्या कहती है गाइस? वेयर सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय द अक्यूज्ड इज प्रूव्ड, यानी जो है वो प्रूव्ड हो जाए, और द क्वेश्चन इज वेदर इट वाज कमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमन और हैव बीन रेप्ड। तो जिसकी अगर ये कोर्ट के अंदर क्वेश्चन है कि ये जो महिला की मर्जी के बिना उसमें सहमति थी कि नहीं थी, और अगर सच वुमन स्टेट्स इन हर एविडेंस बिफोर द कोर्ट दैट शी डिड नॉट कंसेंट, अगर वो महिला कहती है कि उसने कंसेंट नहीं दी, तो कोर्ट क्या मानेगी गाइस? तो कोर्ट क्या कहेगी कि महिला की उस केस, उस मैटर के अंदर कोई भी कंसेंट नहीं थी। आपको अगर जो आरोपी है उसको अगर ये प्रूव करना है कि महिला की कंसेंट थी, तो बर्डन जो है गाइस उस अपराधी के ऊपर है, वो कैसे भी करके अगर उसको बचना है तो वो अपनी वो महिला की जो कंसेंट है वो कोर्ट के अंदर साबित करे। अब गाइस ये आता है सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है उसकी जो डेफिनेशन आईपीसी के 375 के प्रोविजंस के अंदर जो दे रखी है, वही सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो परिभाषा है इस सेक्शन के लिए लागू होगी। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास में मैंने आपको पूरी डिटेल के अंदर जो प्रिजम्पशंस ऑफ सेल का जो प्रोविजन है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो मैंने बताया है। अब थोड़ा सा एक लास्ट में जब क्लास अपन आज यहीं खत्म कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको प्रिजम्पशन ऑफ सेल का पूरा एक ओवरव्यू दे देता हूं, कंक्लूड कर देते हैं ताकि आपको याद रह जाए। तो प्रिजम्पशन ऑफ सेल जो है गाइस, वो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, वो रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। इसके अंदर कोर्ट को पावर है, कोर्ट जो है उस अगर कोई प्रिजम्पशन ऑफ सेल का कोई फैक्ट कोर्ट के सामने आता है तो कोर्ट उस फैक्ट को मानेगी। अगर आपको उसको रिबट करना है तो ये जो ऑनर, जो बर्डन है, ये अपोजिट पार्टी के ऊपर है, जो ये कह रही है कोर्ट को कि ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये जो सेल के जो प्रिजम्पशन के ऑफ सेल के जो हैं प्रोविजंस जो हैं गाइस एविडेंस एक्ट के अंदर 79 से 85 तक हैं, फिर 89 का एक प्रोविजन है, फिर 113 बी का प्रोविजन है और 114 ए का प्रोविजन है। ठीक है गाइस, और यहाँ पे कौन कौन से हैं? एक तो सर्टिफिकेट की है, फिर पब्लिक ये जुडिशियल रिकॉर्ड की है, मैप्स की है, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स की हैं, गैजेट के बारे में है, मैप चार्ट्स उनके बारे में है। फिर जो है गाइस आपके रेप के केसेस में जो कंसेंट के अंदर जो प्रिजम्पशन है वो सेल की प्रिजम्पशन है। डाउरी डेथ के अंदर जो प्रिजम्पशन है गाइस वो सेल की प्रिजम्पशन है। और यहाँ पे काफी केस बनते हैं, ये क्वेश्चंस बनते हैं, उनके अंदर यही पूछा जाता है एग्जाम में कि इस सेक्शन की जो है जो प्रिजम्पशन है वो क्या जेन्युइन है या जेन्युइन, क्या कोर्ट क्या प्रिज्यूम करता है, जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रिज्यूम कर रहा है या क्या कर रहा है। तो ये सब वर्ड्स जो हैं ये आपको याद रख होने चाहिए कि जैसे एक्यूरेट हो गए, जेन्युइन हो गए, ड्यूली टेकन हो गए, ये वर्ड्स आपको इन सेक्शन को अगर आपको याद करना है तो ये वर्ड आपके मेमोरी के अंदर होने चाहिए। और ये प्रोविजंस गाइस कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जब आप इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। बस आप को जब पढ़ो तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से ये जो मैंने वर्ड्स बताए हैं इनको आप माइंड में रखिएगा। एक्यूरेट हो गया, जेन्युइन हो गया, ड्यूली टेकन हो गया। ठीक है ना गाइस, तो आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं। मैं फिर मिलूंगा किसी नए टॉपिक के ऊपर ताकि आपको जो है आपकी प्रिपरेशन में मैं मदद कर सकूं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलते हैं।